जैसे आप बड़ी देर से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको अपनी फील्ड में जैसे पेशेंट्स आपके पास शुरू में आते होंगे, तब में और अब में क्या डिफरेंसेस लगता है? किस इंटेंसिटी तक जो डिजीज़ है वो बढ़ गए हैं? क्या उनका डायग्नोस अच्छी स्टेज पे अभी होने लग गया है, या कुछ चीज़ों का पहले पता ही नहीं था न्यूरोलॉजी में? आप वो थोड़ा सा अपना जो टाइम स्पैन है वो थोड़ा सा हमारी ऑडियंस से और हमारे साथ डिस्कस करें प्लीज़। में लोगों को अवेयरनेस नहीं थी, वो कभी भी न्यूरोलॉजी में जल्दी डायग्नोज नहीं होते थे। पर आजकल हम काफ़ी लोगों को जब भी उनको कोई सिम्टम्स आते हैं इस चीज़ के, वीकनेस के, नंबनेस के, सीजर्स के साथ, हेडेक के साथ, तो वो जल्दी न्यूरोलॉजी में आना शुरू हो गए हैं। मैम एक बड़ा और इम्पॉर्टेंट इशू है, हम लोग ना जब वी वर जैसे जैसे बड़े हुए हैं तो हम देखते थे, यूजली सुनने में आता था कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ओल्ड एज में आती हैं। अब तो छोटे छोटे बच्चे 10-15 साल के बच्चे दे आर हैविंग हेडेक्स। क्या इसके पीछे द लाइफस्टाइल जो प्रॉब्लम्स है डेली रूटीन में, जो डिजिटल ओवरलोड है या जो बच्चों पे स्ट्रेस है, मतलब अब पेशेंट्स बड़े छोटे छोटे बच्चे रूटीन में देखने को मिल रहे हैं न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के, उसके लिए आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या बताएंगे? तो इनमें शायद बहुत ज़्यादा कुछ हद तक रोल तो लाइफस्टाइल का डेफिनेटली है। आजकल का जो लाइफस्टाइल हो गया या हमारा शायद खाने पीने का सिस्टम ऐसा है कि यंग एज में ये बीमारियां ज़्यादा कॉमन हो रही हैं। अगर किसी के घर में कोई बुजुर्ग मेल मेंबर है, फीमेल मेंबर है, तो कुछ ऐसा क्या किसी मेंबर को अलग लगे कि वो इमीडिएटली एक इंस्टीट्यूट में एक डॉक्टर को कांटेक्ट करें कि दिस कुड बी अ सिम्टम ऑफ स्ट्रोक, वो आप जरूर अवेयर करें, क्योंकि ये बड़ा एक ज़रूरी है पता लगना लोगों को। सो अगर किसी को भी फैमिली में अचानक से कोई वीकनेस आ रही है, नंबनेस आ रही है, मुंह टेढ़ा हो रहा है, तो उसको स्ट्रोक के सिम्टम्स हैं। ऑडियंस को बताएं, थोड़ा सा गाइड करें कि बेसिक लाइफस्टाइल चेंजेस क्या हैं जो हमारी न्यूरोलॉजिकल हेल्थ में हमें बेनिफिट दें। कुछ डाइट हो, कुछ सप्लीमेंट्स हो, इन रूटीन प्रिकॉशंस, या क्या ऐसा अच्छा करें जिससे कि जो न्यूरोलॉजिकल हेल्थ है, ब्रेन हेल्थ है, ये अच्छी रहे? आई थिंक डाइट का, लाइफस्टाइल का सबसे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है हमारे ब्रेन पे। एक मैम हमने लाइफस्टाइल के लिए अभी बात करी, जैसे बहुत आजकल यंगस्टर्स हैं, एनर्जी ड्रिंक्स, रेड बुल हो गया, ये हो गया, आर दे सेफ फॉर द चिल्ड्रन, द अपकमिंग जनरेशन? सेफ तो वो बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी एनर्जी ड्रिंक्स आर नॉट सेफ फॉर द चिल्ड्रन। बहुत रिपीटेडली मैं ये चीज़ कहूँगी क्योंकि उनमें कैफीन का इंटेक बहुत ज़्यादा, कंटेंट बहुत हाई होता है जो कि ब्रेन को ओवर स्टिमुलेट कर देता है। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वी आर वेरी लकी टू हैव डॉक्टर मोनिका सिंगला जी विद अस टुडे। शी इज प्रोफेसर न्यूरोलॉजी, डीएमसी हॉस्पिटल लुधियाना। वेलकम मैम। थैंक यू अनीश। मैम टुडे वी विल बी हैविंग अ वेरी कंफर्टेबल एंड अ वेरी कैजुअल डिस्कशन। जो आपकी फील्ड है न्यूरोलॉजी, उसमें बहुत सारे कुछ लोगों के क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे वी जस्ट मूव इन द सोसाइटी, कुछ देखते हैं, सुनने में आता है, तो वी विल बी शेयरिंग विद यू विद दैट। आपके जो एक्सपर्टीज है, आपके व्यूज है, उसमें हम लेंगे। ठीक। सो आई जस्ट वेलकम यू अगेन इन दिस पॉडकास्ट एंड थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेयरिंग टाइम फॉर अस। थैंक यू अनीश। मैम एक बड़ा एक टू स्टार्ट विद अ क्वेश्चन, जैसे आप बड़ी देर से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको अपनी फील्ड में जैसे पेशेंट्स आपके पास शुरू में आते होंगे, तब में और अब में क्या डिफरेंसेस लगता है? किस इंटेंसिटी तक जो डिजीज़ है वो बढ़ गए हैं? क्या उनका डायग्नोस अच्छी स्टेज पे अभी होने लग गया है, या कुछ चीज़ों का पहले पता ही नहीं था न्यूरोलॉजी में? आप वो थोड़ा सा अपना जो टाइम स्पैन है वो थोड़ा सा हमारी ऑडियंस से और हमारे साथ डिस्कस करें प्लीज़। ओके। जैसे पहले हम देखते थे, पहले भी नॉर्मली अगर हम कहेंगे तो कॉमन डिजीजेस न्यूरोलॉजी की वही हैं, हेडेक्स हैं, माइग्रेन्स हैं, स्ट्रोक है, एपिलेप्सी है, पार्किंसन डिजीज़ है। पर मैं ये कहूँगी पहले लोगों में अवेयरनेस कम थी। पीपल आर नॉट वेरी मच अवेयर दैट दे हैव टू गो टू न्यूरोलॉजिस्ट फॉर ऑल दिस सिम्टम्स। पहले लोगों का क्या था कि वो कई बार पहले नॉर्मल फिजिशियंस को दिखाएंगे, जनरल फिजिशियंस को। तो अब हम अगर देखें तो लोग डायरेक्टली न्यूरोलॉजी में बहुत कॉमनली आने लगे हैं। ज़्यादातर लोग बहुत लेट स्टेज पे नहीं आते, वो अर्ली स्टेज पे आने शुरू हो गए हैं। कुछ ऐसी डिजीज़ थी, जैसे पहले अगर हम कहें कि कुछ डीमाइलेटिंग डिसऑर्डर, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, न्यूरोमाइलेटस ऑप्टिका, उनके बारे में लोगों को अवेयरनेस नहीं थी, वो कभी भी न्यूरोलॉजी में जल्दी डायग्नोज नहीं होते थे। पर आजकल हम काफ़ी लोगों को जब भी उनको कोई सिम्टम्स आते हैं इस चीज़ के, वीकनेस के, नंबनेस के, सीजर्स के साथ, हेडेक के साथ, तो वो जल्दी न्यूरोलॉजी में आना शुरू हो गए हैं। तो मैं ये कहूँगी कि लोगों को आजकल न्यूरोलॉजी के बारे में काफ़ी अवेयरनेस आ रही है। उनको ये पता है कि अगर हमें ब्रेन के साथ रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हमें एक ब्रेन के डॉक्टर को दिखाना है, न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना है। सो आई वुड से दैट सिम्टम्स तो सेम हैं बट अवेयरनेस कॉमन है और लोग थोड़ा अपने हेल्थ को लेके काफ़ी एक्टिव हो गए हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि पहले
था सब कुछ पहले भी, लेकिन तब अवेयरनेस नहीं थी। Yes. अब लोगों को पता लगने लग गया कि अगर एक स्पेसिफिक फील्ड है, अगर मुझे कुछ ऐसे सिम्टम्स है तो बेटर है कि आई शुड डायरेक्टली गो टू द ब्रेन डॉक्टर रादर गोइंग टू अ जनरल फिजिशियन। जी मैम एक बड़ा और इम्पोर्टेंट इशू है, हम लोग ना जब वी वर जैसे जैसे बड़े हुए हैं हम देखते थे, यूजली सुनने में आता था कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ओल्ड एज में आती हैं। अब तो छोटे छोटे बच्चे 10-15 साल के बच्चे दे आर हैविंग हेडेक्स। क्या इसके पीछे द लाइफस्टाइल जो प्रॉब्लम्स है डेली रूटीन में, जो डिजिटल ओवरलोड है या जो बच्चों पे स्ट्रेस है, मतलब अब पेशेंट्स बड़े छोटे छोटे बच्चे रूटीन में देखने को मिल रहे हैं न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के, उसके लिए आपका क्या ओपिनियन, आप क्या बताएंगे? डेफिनेटली लोगों को ये लगता है कि ब्रेन की प्रॉब्लम होना मतलब बुजुर्गों में होएगी, जैसे स्पेशली पैरालाइज अधरंग, डिमेंशिया, पार्किंसन डिजीज, ये वाली बीमारियां स्पेशली एक बुजुर्गों में ही देखी जाती थी पहले, और माना भी यही जाता है कि उन्हीं में ही होंगी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे ब्रेन के ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो कि बच्चों में यंग एज में होते हैं। आजकल स्ट्रोक है जो, वो भी यंग स्ट्रोक बहुत कॉमन हो चुका है बच्चों में यंग एज में, 20s में, 30s में, 40s में, इट्स वेरी वेरी कॉमन। स्पेशली अगर इंडिया का डाटा देखें तो ओल्ड एज के कंपैरेटिवली यंग स्ट्रोक इंडिया में ज़्यादा बढ़ रहा है। ऐसे ही जो हेडेक्स हैं, माइग्रेन्स, वो बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन है। अगर जैसे यूजली हमारे लाइक मदर या फादर को माइग्रेन है तो बच्चों में वो 20-30 साल पहले आ जाते हैं। 4 years 5 साल के बच्चों को, 6 साल के बच्चों को भी माइग्रेन होता है, तो इट्स वेरी कॉमन। इसी तरह एपिलेप्सी है, वो तो होती ही ज़्यादातर बच्चों में ज़्यादा कॉमन है, यंग एज और एल्डरली में थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम होती है, बच्चों में ज़्यादा कॉमन होती है। डीमाइलिटिंग डिसऑर्डर्स वो भी यंग एज में होते हैं, तो इनमें शायद बहुत ज़्यादा कुछ हद तक रोल तो लाइफस्टाइल का डेफिनेटली है। आजकल का जो लाइफस्टाइल हो गया है या हमारा शायद खाने पीने का सिस्टम ऐसा है कि यंग एज में ये बीमारियां ज़्यादा कॉमन हो रही हैं। डिजिटल ओवरलोड तो एक वन ऑफ द मेजर रीजंस है, क्योंकि उसकी वजह से बच्चों को हेडेक्स बहुत कॉमन है, आई डिसऑर्डर्स बहुत कॉमन है। जब आइज पे स्ट्रेन पड़ता है तो ब्रेन पे स्ट्रेन पड़ता है, हेडेक्स बहुत कॉमन हो गया उसकी वजह से। लाइफस्टाइल, अगर हम सिटिंग हमारा बहुत ज़्यादा है प्रोफेशन में, या लोगों को बैठ के सारा टाइम काम करने की आदत है, एंड सिडेंट्री लाइफस्टाइल, इट लीड्स टू वेट गेन एंड ओबेसिटी एंड स्ट्रोक्स। नॉर्मली हम पहले कहते थे कि सिगरेट स्मोकिंग वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स है, पर आजकल कहते हैं अगर हम 20 से मिनट से ज़्यादा कंटिन्यूटी में बैठ रहे हैं देन इट इज़ अनदर रिस्क फैक्टर ऑफ स्ट्रोक। So ideally we should get up from our seat or chair every 20 to 30 minutes. So इतना important हो गया ये लाइफ। मैम we are also, अभी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, very proud of you that you are an executive member of Indian Stroke Association also. तो आप भी मैम पूरे ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल करते होंगे, उस फोरम पे जाते होंगे, तो आपको जो लेटेस्ट सारे डेवलपमेंट्स हैं, तो मैम जैसे ये बेसिक आप मुझे ये बताएं कि स्ट्रोक को रिलेट कैसे किया जा सकता है। अगर किसी के घर में कोई बुजुर्ग मेल मेंबर है, फीमेल मेंबर है, तो कुछ ऐसा क्या किसी मेंबर को अलग लगे कि वो इमीडिएटली एक इंस्टीट्यूट में एक डॉक्टर को कांटेक्ट करें कि दिस कुड बी अ सिम्टम ऑफ स्ट्रोक, वो आप जरूर अवेयर करें, क्योंकि ये बड़ा एक जरूरी है पता लगना लोगों को। बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा है आपने। जो स्ट्रोक है, स्ट्रोक का मतलब क्या है कि अचानक से हमारी ब्रेन की ब्लड सप्लाई बंद होना। तो जो स्ट्रोक का सिम्टम आएगा वो सडनली आएगा, अचानक से आएगा। सो अगर किसी को भी फैमिली में अचानक से कोई वीकनेस आ रही है, नंबनेस आ रही है, मुंह टेढ़ा हो रहा है, तो उसको स्ट्रोक के सिम्टम्स हैं। इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी है। इसका एक निमोनिक है बी फास्ट, राइट। बी मीन्स बी से बैलेंस। अगर हमारी बॉडी का बैलेंस अचानक से खराब हो रहा है। ई मीन्स आईज, अगर हमारी विजन में अचानक से सडनली आंख की नजर चलेगी अचानक से। एफ फॉर फेस, मुंह का टेढ़ा होना, फेस अगर हमारा एक तरफ लटक गया, फेस ड्रूप हो गया। ए मीन्स आर्म, अगर हमारी आर्म सडनली बाजू वीक हो गई है, एक तरफ नीचे ड्रिफ्ट कर रही है या लटक गई है, वीक हो गई है। एस फॉर स्पीच, आवाज में स्लर्ड होना, स्पीच का स्लर्ड होना, तुतला जाना या आवाज का बंद हो जाना। अगर ये सिम्टम्स पेशेंट में आ गए, इट मीन्स वी आर डीलिंग विद स्ट्रोक, फैमिली मेंबर को स्ट्रोक हो गया है। देन टी मीन्स टाइम, इट मीन्स टाइम इज ब्रेन, वी हैव टू एक्ट वेरी फास्ट। हमें इमीडिएटली पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। उसके बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। अगर हम टाइम पे हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं तो स्ट्रोक को इजीली ट्रीट किया जा सकता है। डायरेक्टली वी शुड गो टू ए बिग हॉस्पिटल जहाँ पे सीटी स्कैन, एमआरआई की फैसिलिटी हो, न्यूरोलॉजिस्ट आपके पास सुपर स्पेशलिस्ट अवेलेबल हो। उसमें क्या रहेगा कि सिटी एमआरआई करने से हम ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ब्रेन हैमरेज है या ब्रेन में ब्लॉकेज है। अगर ब्रेन हैमरेज है तो ऑब्वियसली बीपी कंट्रोल करना है और बाकी चीज़ों को, ब्रेन की स्वेलिंग कम करनी है। बट अगर ब्लॉकेज के सिम्टम्स हैं तो इमीडिएटली पेशेंट को ब्लड थिनर का इंजेक्शन देके, जिसको इंजेक्शन एल्टीप्लेस कहते हैं या आजकल
डिफरेंट इंजेक्शंस और आ गए जी। हैं टिनेक्टिप्लेस के नाम से, तो ब्लड थिनर इंजेक्शन देके क्लॉट को लाइज किया जा सकता है और पेशेंट को स्ट्रोक से बचाया जा सकता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे मैम आपकी थोड़ी सी गाइडेंस से ये जरूर फील हुआ है कि अनडाउटेडली स्ट्रोक इज अ प्रॉब्लम, दिक्कत तो है, लेकिन आज की डेट में अगर अवेयरनेस आ जाए तो इट कुड बी वेरी इजीली मैनेजेबल। Yes. बड़े आराम से संभाला जा सकता है। क्योंकि जो स्ट्रोक है, जब ब्लड क्लॉट बनता है, हमारे मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स एवरी मिनट डाई, जी तो ब्रेन में बहुत रैपिडली डैमेज होता है, तो इसमें टाइम की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा जी। है। अगर हम विद इन 4.5 आवर्स की विंडो में पहुंच जाते हैं तो क्लॉट को लाइज करके इंजेक्शन से बचाया जा सकता जी। है। काफ़ी चांसेस है कि वो क्लॉट खत्म होकर पेशेंट वहाँ पे उसके सिम्टम्स रिकवर कर जाए। अगर उसमें कुछ 6-8 घंटे हो गए, विद इन 12 आवर्स पेशेंट हॉस्पिटल पहुंच रहा है, अगर हमारे पास इंटरवेंशन की फैसिलिटी हो तो क्लॉट को निकाला जा सकता है विद इंटरवेंशन, थ्रोम्बेक्टमी करके। आपके पास अगर इंटरवेंशन स्पेशलिस्ट है तो उससे भी सिम्टम्स रिवर्स हो सकते हैं। बाकी अगर इस भी टाइम विंडो से बाहर हैं तो उसके बाद से बाकी दवाइयों से स्ट्रोक को काफ़ी हद तक ठीक किया जा सकता है। ऐसा नहीं है जैसे पुराने ज़माने में था कि अगर लकवा हो गया तो परमानेंटली बेड पे हो। इट्स नॉट लाइक दैट। एक ना क्वेश्चन मैं ऑफ द रिकॉर्ड क्वेश्चन है, वो हो सकता है कुछ लोगों को अच्छा ना मेरा लगे। एक मिथ है, मैं रूटीन में लोगों के सुनता हूँ कि जी घर में किसी को कुछ अधरंग टाइप फील हो रहा, कुछ हो रहा है तो थोड़ा सा जी अफीम लो, चाय में डालो, पिला दो। ये मैम इसको मेडिकल साइंस एनकरेज करता है ये सब, इस मिथ को? ये तो बहुत बड़ी मिथ है, और मिथ लगा लो, ये लोगों का एक बहुत बड़ा बिलीफ है, स्ट्रॉन्ग बिलीफ, स्पेशली पंजाब में। मतलब लोग तो स्पेशल अपने घर में अपने घर में रखते हैं, संभालो जी किसी को कुछ हो गया था, it would help us। जो बुजुर्ग होते हैं जिनके घरों में, वो अपने घर में पहले ओपियम ला के रख लेते हैं कि अफीम तकार होनी चाहिए। हाँ जी। सो हमारे पास बड़ी प्राउडली आके बताते भी हैं कि मैम असी अफीम देती सी, पेशेंट एक बार ठीक हो गया सी। देखो है तो ये मिथ जी। ओपियम का यही है कि थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन को उस टाइम पे चेंज करता है। जी। समटाइम्स इट वर्क्स फॉर सम पीपल, कि कई लोगों को लगता है कि वहाँ पे सिम्टम्स रिकवर कर गए, बट वो ये कहना बहुत मुश्किल है कि ओपियम से रिकवर किए, क्योंकि कुछ कुछ स्ट्रोक्स जो होते हैं वो TIAs होते हैं, ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक्स, वो अपने आप ही रिवर्स कर जाते हैं। हमने एक DMC में स्टडी की थी, जी। जो पेशेंट हमारे पास सारे स्ट्रोक के साथ आते हैं जिन्होंने ओपियम ली हुई थी और जिन्होंने ओपियम नहीं ली थी। सो वी कुड कंक्लूड कि ओपियम लेने से कोई फर्क नहीं पड़ा था स्ट्रोक की रिकवरी में। सो है तो ये मिथ, पर बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, इसलिए लोगों को इसको ये समझाना तो बहुत मुश्किल है कि ओपियम मत लो। बट हम ये कहते हैं कि जो भी आपने लिया ठीक है, बट प्लीज टाइमली हॉस्पिटल जरूर आ जाओ, हॉस्पिटल जरूर आ जाओ, है ना। अपना बिलीफ है तो उसको शायद रोकना बहुत मुश्किल है। मैम एक थोड़ा सा ऑडियंस को बताएं, थोड़ा सा गाइड करें कि बेसिक लाइफस्टाइल चेंजेस क्या है जो हमारी न्यूरोलॉजिकल हेल्थ में हमें बेनिफिट दें, कुछ डाइट हो, कुछ सप्लीमेंट्स हो, इन रूटीन प्रिकॉशंस, या क्या ऐसा अच्छा करें जिससे कि जो न्यूरोलॉजिकल हेल्थ है, ब्रेन हेल्थ है, ये अच्छी रहे? आई थिंक डाइट का, लाइफस्टाइल का सबसे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है हमारे ब्रेन पे। पहले अगर हम डाइट की बात करें, सबसे पहले तो ये होगा कि ईट हेल्दी खाना खाना, घर का बना खाना खाना। वी शुड अवॉइड फ्राइड, ऑयली, जो हम बाहर का बहुत स्पाइसेस, बहुत फ्राइड खाते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्थ के लिए डेंजरस है। हेल्दी फूड का मतलब है कि अगर हम घर पे प्रॉपरली कुक्ड फूड खा रहे हैं, होम कुक्ड फूड, और स्पेशली फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेना। डेली के बेस पे अगर हम 5-6 बादाम, आलमंड्स या 1-2 वॉलनट सोक करके ले सकते हैं, वो बहुत अच्छा है ब्रेन के लिए। बेरीज आर वेरी गुड फॉर ब्रेन, राइट। एंड स्पेशली स्मॉल पोर्शन, ईट स्मॉल, ईट फ्रीक्वेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रेन को, ताकि ग्लूकोज लेवल्स मेंटेन रहें, हमें एनर्जी लेवल्स मिले रहें, हम ओवर ईट ना करें, राइट। एंड कम तेल खाना, कम से कम ऑयल्स का यूज़ करना। अगर आपको कभी लगता भी है कि मुझे थोड़ा सा लेना है, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ देसी घी, हाफ स्पून इन अ डे कैन बी टेकन। इट इज़ गुड फॉर ब्रेन हेल्थ, बट आपको उसके लिए पता होना चाहिए कि आपका कोलेस्ट्रॉल हाई नहीं है और आपको ओबेसिटी नहीं है और आपका लाइफस्टाइल इतना एक्टिव है कि आप उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करें लाइफस्टाइल की, उसमें अगर हम डेली बेसिस पे वॉक करें या एक्सरसाइज करें, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक्टिव लाइफस्टाइल रखना, जैसे कि मैं पहले आपको बता चुकी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल इज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स फॉर स्ट्रोक। सो एक्टिव लाइफस्टाइल रखना बहुत ज़रूरी है। डेली बेसिस पे वॉक करना, मसल ट्रेनिंग करना। अकेली वॉक या एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ कार्डियो कर रहे हैं, मसल ट्रेनिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड स्लीप वेल, स्लीप का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है ब्रेन के लिए। टाइम पे सोना, 7 से 8 घंटे सोना। आजकल जब हम देखते हैं, मैं लोगों को मिलती हूँ, सब लोग लेट सो रहे हैं, लेट उठ रहे हैं, या कई बार कहते हैं कि मैम ऐसा 5 घंटे सोने हैं। साडा हमारा यही है, हम पिछले 20 साल से ऐसे कर रहे हैं, हम ओके विद इट। पर ये बहुत बड़ा कारण है माइग्रेन्स का, ये बहुत बड़ा कारण है हार्ट अटैक्स और स्ट्रोक्स होने का, कम सोना। क्योंकि हमारे ब्रेन को एक तो पूरा रिजुविनेट होने का, रिपेयर होने का टाइम नहीं मिलता। लोगों को मेमोरी प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाते हैं बिकॉज वी आर नॉट एबल टू फोकस जब हम कम सोते हैं।
हम देखते हैं कि हमारा अगले 2-3 दिन 4 दिन बाद हमारा एक कंसंट्रेशन और अटेंशन पीरियड कम होना शुरू हो जाता है, तो उससे मेमोरी डेफिसिट्स भी आते हैं, स्ट्रोक्स के चांसेस बढ़ जाते हैं और हेडेक्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, इवन फॉर एवरी डिजीज। एंड इवन मैम स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग ये सब भी जो एडिक्शंस हैं वो मेजर एंड बिग नो है। स्मोकिंग इज वन ऑफ द बिग रिस्क फैक्टर्स फॉर स्ट्रोक एंड हार्ट अटैक्स। सो स्मोकर्स को हम हमेशा कहेंगे स्मोकिंग सबसे ज़्यादा खराब है। अल्कोहल अगर आप बहुत ही मॉडरेशन में वंस इन ए वीक ले रहे हैं या कभी ऑल्टरनेट डे पे ले रहे हैं 1 या 2 पैक्स, तो स्टिल एक लिमिट तक अलाउड है, बट डेली अल्कोहल इनटेक और लार्ज अमाउंट इज स्ट्रिक्टली नो। ड्रग्स वो तो किसी भी हाल में कोई भी ड्रग अब्यूज इज स्ट्रिक्टली नो, राइट। तो बच्चों के लिए अपकमिंग जनरेशन के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है, दे शुड केयर फॉर देयर हेल्थ एंड ऑल, दे शुड अवॉइड ड्रग्स एंड ऑल, सारा उससे बचे रहें, जितना वो घर वालों के लिए भी अच्छा है उनके लिए भी अच्छा है, उनके लिए भी अच्छा। मैम एक स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए योगा मेडिटेशन उसके लिए कुछ आप बताएं थोड़ा सा। स्ट्रेस आई थिंक जिससे ना पूछो वही बढ़िया। हर बंदा कहता है मुझे बहुत स्ट्रेस है, हालांकि मैं ये कहती हूँ कि कुछ स्ट्रेस तो हमारी लाइफ में वर्क रिलेटेड इट्स पार्ट ऑफ आवर लाइफ, हाँ जी, दैट्स ओके। हमें थोड़ा सा एक्टिव रहने के लिए भी हेल्प करता है अगर हम किसी काम को प्रेशर लेके करते हैं, बट हाँ ओवर स्ट्रेस लेना बहुत ज़्यादा अगेन वो भी हमारी कॉन्सेंट्रेशन लेवल को, हेडेक्स को बहुत बढ़ाता है, स्ट्रोक के चांसेस बढ़ाता है। डायरेक्टली स्ट्रेस नहीं बढ़ाता, बट क्योंकि हमारा बीपी शूट करेगा, हम एंग्जाइटी में रहेंगे तो क्लॉट्स बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ब्रेन हेमरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। और सारी ही डिजीजेज इवन मल्टीपल स्क्लेरोसिस में देखते हैं रिलैप्सेस आर मोर कॉमन व्हेन यू आर अंडर लॉट ऑफ स्ट्रेस, राइट। तो स्ट्रेस को कम करने के लिए अगेन हेल्दी लाइफस्टाइल, गुड डाइट, गुड स्लीप सबसे इम्पॉर्टेंट, पर एक्सरसाइज करना और योगा मेडिटेशन करना बेस्ट तरीका है स्ट्रेस को कम करना। कि डेली बेस पे अगर हम थोड़ी मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, कुछ लोग पावर योगा फॉलो करते हैं, सूर्य नमस्कार बहुत हेल्प करते हैं ये चीज़ें, स्पेशली स्ट्रेस को कम करने के लिए कोई ना कोई हॉबी को डेवलप करना मुझे लगता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे म्यूज़िक के लिए सिंगिंग, डांसिंग, जो भी चीज़ आपको पसंद है, हमें अपना 30-40 मिनट्स 1 आवर का टाइम ज़रूर निकालना चाहिए। दैट विल हेल्प इन डिक्रीजिंग स्ट्रेस। और बिजी रखना अपने आप को, जितना माइंड फ्री है वो स्ट्रेस में जाता है, जब हम किसी काम में बिजी रहते हैं इट हेल्प्स अ लॉट। आपने भी रिसेंटली, मैं अब उसके बारे में बाद में बात करूंगा, बड़ी अच्छी एक हॉबी, बड़ी इंस्पायरिंग हॉबी डेवलप करी है, आई विल टॉक फॉर दैट आफ्टरवर्ड्स। मैं उसके बारे में बाद में सबको बताऊंगा भी और बात भी करूंगा। मैम एक तो बड़ा एक इंपॉर्टेंट आपने अभी सबको गाइड किया, हमारी सारी ऑडियंस को इस पॉडकास्ट में, कि कुछ भी हो तो डेफिनेटली कंसल्ट अ डॉक्टर। सेल्फ मेडिकेशन कुछ भी प्रोलॉन्ग्ड हो जाए, मैं तो आपके मैसेज से ये सोच रहा हूँ अगर हल्का फुल्का हेडेक भी हो तो देयर इज नो हार्म इन गेटिंग टच विद द डॉक्टर। डेफिनेटली, क्योंकि जो हेडेक है ना वो एक ऐसा सिम्टम है, सबसे कॉमन हमारी ओपीडी के पेशेंट्स आर कमिंग विद पेन, हेडेक। पर वो हेडेक, हर हेडेक सिंपल हेडेक नहीं होता अनटिल अनलेस रूल्ड आउट, राइट। जो माइग्रेन है वो बहुत ही कॉमन रीजन है हेडेक्स का, पर हर हेडेक माइग्रेन नहीं होता। 20% लोगों में वो बहुत सीरियस कारण हो सकता है, लाइक कोई क्लॉट या कोई ब्रेन ट्यूमर की निशानी हो सकती है, मेनिंजाइटिस की, इन्फेक्शन की, इन्फ्लामेशन, बहुत सारे कारण हैं जो हेडेक से लोग प्रेजेंट करते हैं, पर उसमें बहुत डिफरेंट रीजन ज़्यादा रहते हैं, क्लॉट और ट्यूमर्स। सो हर हेडेक माइग्रेन नहीं है, इवन माइग्रेन हैज़ टू बी ट्रीटेड। सो हेडेक के लिए हमेशा आपको अपने डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। वी शुड रूल आउट, हमें हिस्ट्री से पता लग जाता है, बट कुछ लोगों में हमें इन्वेस्टिगेशंस भी करने पड़ते हैं। आजकल बड़ा नॉर्मली लोग क्या करते हैं, हेडेक हुआ, डिस्प्रिन पानी में डाली, पी ली, खा ली, they just move on, but that is not good. They should definitely consult the definitely that is not good, क्योंकि बहुत सारे पेन किलर जो ओवर द काउंटर हम खाते हैं वो हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं। माइग्रेन के लिए हमेशा एक प्रिवेंटिव मेडिसिन लेनी चाहिए। हम पेशेंट की हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग उसको दवाई देते हैं ताकि हेडेक्स को प्रिवेंट किया जा सके, और उसके डूज एंड डोंट्स को फॉलो किया जा सकते हैं जो आपके ट्रिगर फैक्टर्स है माइग्रेन के। अगर आप खाना टाइम पे नहीं खा रहे, सो नहीं रहे, स्ट्रेस ले रहे हो, या कुछ फूड्स आपको ट्रिगर कर रहे हैं, उनको ठीक करना, राइट। मैम कुछ न्यूरोलॉजिकल डिजीज ऐसे हैं जो कि बंदे के अंदर पनप रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, और डायग्नोस ही ऐसी स्टेज पे आगे होते हैं कि जब वो ट्रीटेबल ना हो या लगे कि अब तो देरी होगी आने में। क्या कुछ ऐसा है न्यूरोलॉजिकल डिजीज में कि इमीडिएटली सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं? बहुत ज़्यादा होता है ऐसा। काफ़ी डिसऑर्डर्स ऐसे हैं जो लोग उनको ये सोच के चलते हैं कि बंदा ये ठीक नहीं चल रहा, एज रिलेटेड है, बातें भूल रही है, एज रिलेटेड है, राइट, गिर रहे हैं, एज रिलेटेड है, राइट। हेडेक्स हैं, ये स्ट्रेस की वजह से है। स्पाउसेस को आदत है, हमारे पास फैमिलीज आती है कि ये तो स्ट्रेस लेते हैं, मैम इसलिए हेडेक है। सो ये चीज़ें इतनी ज़्यादा कॉमन है, और हमारे पास डिमेंशिया, क्योंकि इंडिया में हम लोगों का थ्रेशोल्ड डिजीज़ को लेके बहुत हाई है,
जब तक कि वो इतना ज़्यादा ग्रॉस नहीं हो रहा था तब तक लोग नहीं आते। उनको लगता है कि मदर या फादर को भूलने की प्रॉब्लम है, हमें लगा कि शायद थोड़ा स्ट्रेस ले रहे हैं या जगह चेंज हो गई है या ये तो कॉमन ही है भूलना। तो डिमेंशिया भी कई बार उस स्टेज पे आते हैं 2-3-4 साल निकाल के, जब वो बहुत एडवांस हो चुका होता है, तब उस टाइम मेडिसिन का इफेक्ट उतना अच्छा नहीं आता। सिमिलरली वॉकिंग डिफिकल्टी है लोगों को, उनका वॉक चेंज हो रहा है, उनका पूरा गेट चेंज हो रहा था चलने का, हाथ कांप रहा है, लोगों को समझ नहीं थी कि ये पार्किंसन डेवलप हो चुका है, तो उसमें भी लोग कई बार बहुत देरी कर देते हैं जी। इसी तरह से जैसे चलने की लोगों को फॉल्स हो रही हैं बार बार, उनको लगता है कि उम्र की वजह से गिर गए, पर ये नहीं पता वो पार्किंसन प्लस सिंड्रोम भी हो सकता है। हो सकता है उनका पोस्टल बीपी फॉल कर रहा है, उनको कोई अर्दमिया हो रहा है कि ब्रेन को सर्कुलेशन नहीं जा रही। तो बहुत सारे कारण हैं जिसमें लोग हमारे पास लेट स्टेज पे आते हैं। वी हैव सच मेडिकल एडवांसमेंट, इतना कुछ अब एडवांस हो चुका है, सब अच्छा हो चुका है, तो बेटर तो यही है कि इफ वी हैव एनी इशू इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसल्ट अ डॉक्टर। डेफिनेटली उसके लिए आप हो सबको गाइड करने के लिए, हेल्प करने टाइम पे आने से हम शायद बहुत चीज़ों में बहुत हेल्प कर पाते हैं। जब बहुत लेट आते हैं तो उन चीज़ों की रिवर्सिबिलिटी, जब ब्रेन के सेल बहुत श्रिंक हो जाते हैं, बहुत डैमेज हो जाता है, तो हर चीज़ की रिवर्सिबिलिटी नहीं हो पाती। दैट इज अ प्रॉब्लम। एक मैम हमने एक लाइफस्टाइल के लिए अभी बात करी, जैसे बहुत आजकल यंगस्टर्स हैं, एनर्जी ड्रिंक्स, रेड बुल हो गया, ये हो गया, आर दे सेफ फॉर द चिल्ड्रन द अपकमिंग जनरेशन? आई थिंक वो सेफ तो वो बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी एनर्जी ड्रिंक्स आर नॉट सेफ फॉर द चिल्ड्रन। बहुत रिपीटेडली मैं ये चीज़ कहूँगी क्योंकि उनमें कैफीन का इंटेक बहुत ज़्यादा, कंटेंट बहुत हाई होता है जो कि ब्रेन को ओवर स्टिमुलेट कर देता है और बहुत लोगों को उससे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। उनके ब्रेन में डैमेज होना शुरू होता है, उनकी एंग्जाइटी बढ़ जाती है, अग्रेशन बढ़ना शुरू हो जाता है और कई लोगों को उससे स्ट्रोक्स हो जाते हैं। जो हम बात करते हैं शुरू में कि बच्चों को स्ट्रोक्स हो सकते हैं यंग एज में भी, इन्हीं रीज़न से होते हैं। और स्पेशली बच्चे जिम के प्रोडक्ट्स बहुत खाते हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं जो कि जिम में जाते हैं उसके पाउडर्स खाते हैं। हमें ये नहीं पता वो कितने ऑथेंटिक पाउडर्स हैं, प्रॉपर वे प्रोटीन है कि उसमें कितने एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स मिले हुए हैं। तो वी सी पेशेंट्स हु कम विद ब्रेन स्ट्रोक जो कि ये एनर्जी ड्रिंक्स और प्रोटीन पाउडर्स खाने के बाद आते हैं। ठीक कह रहे हैं। डेफिनेटली सेफ नहीं है। अपनी एनर्जी को मेंटेन करने के लिए अच्छा फूड खाओ और अच्छे से सोना चाहिए हमें। बहुत कॉमन हो गया यंगस्टर 3-3, 4-4 ड्रिंक्स, एनर्जी वो डेफिनेटली बहुत अनसेफ है। अनसेफ है जी, डेफिनेटली। दिस इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज टू द ऑडियंस कि सब अपना अवॉइड करें। मैम एक लास्ट में आप कुछ ऑडियंस के लिए ना एक जनरल एक अच्छा सा मैसेज जो भी है फॉर देयर न्यूरोलॉजिकल वेलनेस, वो आप ज़रूर सबको बताएं, थोड़ा सा एक शॉर्ट मैसेज। मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारी जो ब्रेन हेल्थ है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेन सबसे एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। अगर हार्ट से हम मर सकते हैं पर अगर ब्रेन काम नहीं करता, अगर हार्ट चल रहा है तब भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो ब्रेन हेल्थ पे फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए डाइट अच्छी फॉलो करें, ईट स्मॉल, ईट फ्रीक्वेंट और हेल्दी डाइट, होम कुक्ड फूड खाना चाहिए, बट उसके लिए भी बहुत हेल्दी ऑप्शंस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। सेकंड थिंग, गुड लाइफस्टाइल, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना। आई थिंक इन 24 आवर्स वी कैन ईजिली अफोर्ड टू स्लीप फॉर 7 to 8 आवर्स। उससे हमारी ब्रेन हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट इंप्रूव होती है और साथ में हमारी मेमोरी बहुत इंप्रूव होती है, हेडेक्स कम होंगे, स्ट्रोक के चांसेस कम होंगे। थर्ड थिंग, डेली एक्सरसाइज इन एनी फॉर्म जो हमें पसंद है, चाहे वो वॉकिंग है, चाहे वो योगा है, चाहे वो कार्डियो है, चाहे वो वेट ट्रेनिंग है, जिस भी फॉर्म में हम कंफर्टेबल है, हमें डेली कोई एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है। और स्लीप वेल, सोना ज़रूरी, और साथ में कोई भी अपनी हॉबी को डेवलप करना, बच्चों को भी और इवन बड़ों को भी। इफ जो कुछ ब्रेन गेम्स आती हैं, जैसे लोग सुडोकू खेलते हैं, चेस खेलते हैं, ये जो होते छोटे बच्चों की मेमोरी को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करती हैं। म्यूजिक इज कंसिडर्ड ए वेरी गुड थेरेपी। लोग कहते हैं कि अगर वो हम 50, 60, 70s में भी जाके कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, जो म्यूजिक सुनते हैं या उसको कुछ लर्न करते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना, उससे हमारी मेमोरी इंप्रूव होती है, ब्रेन के सर्किट्स आर गेटिंग कनेक्टेड बेटर। तो ये चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं। तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। मैम एक मैंने पहले आपसे हॉबी की बात करी थी, आपने भी रिसेंटली बहुत एक बीइंग अ पार्ट ऑफ द डीएमसी फैमिली एक बड़ा इंपॉर्टेंट ड्राइव किया कि पॉल्यूशन के लिए प्लांटेशन ड्राइव, उसके बारे में कुछ एक थोड़ा सा आप मैसेज दें हमारे ऑडियंस को कि वो भी जुड़े आपके साथ, जितना ज़्यादा प्लांटेशन हम लोग कर सकें, वी शुड डू दैट। थैंक यू अनीश, आई थिंक दिस इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। ये हमने जो प्लांटेशन ड्राइव डीएमसी के थ्रू शुरू करी है, हमारे सेक्रेटरी मिस्टर विपिन गुप्ता सर ने शुरू कराई, मुकेश सर ने और डॉक्टर वॉन्डर ने। ये उन्होंने इनिशिएटिव दिया था, हमें ये मोटिवेशन दी कि वी शुड डू दिस। पहले थोड़ा सा मुझे मुश्किल लगा कि इतने प्लांट्स लगाने, फिर सब विद सपोर्ट ऑफ माई फैमिली, माई हस्बैंड डॉक्टर नीरज बांसल, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। माई डॉटर जोसिया, इवन माई सन भव्य, व्हेन ही केम ही ऑल्सो हेल्प इन प्लांटिंग ट्रीज। उसके बाद व्हेन आई टॉक टू माई फादर इन लॉ डॉक्टर बिहारी लाल बंसल,
एट हनुमानगढ़। उन्होंने मेरी इस मिशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करी। उन्होंने वहाँ पे इंस्टीट्यूट में शेरगढ़ में हमारे एक डॉक्टर अरुण गुप्ता हैं, उनके साथ उन लोगों ने और सारे स्टूडेंट्स ने जो हमारे नर्सिंग कॉलेजेस के हैं, उन्होंने बहुत सारे 1000 में वहाँ प्लांट्स लगाए हनुमानगढ़ शेरगढ़ एरिया में। इवन माई स्टाफ जसप्रीत, शी हेल्प मी इन दिस। एक मेरे पेशेंट है गिदरबा में, मिस्टर विपिन बंसल, उसने अपने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके मतलब 1000 प्लांट्स वहाँ पे लगा चुके हैं, ट्रीज और भी लग रहे हैं। भदौड़ में है कीरत सिंगला, माई कज़न ऑल्सो, एंड उसने अपने फ्रेंड्स के साथ और लोकल ग्रुप्स के मिलके वहाँ पे मोर देन 1000 ट्रीज वहाँ पे प्लांट किए हैं डिफरेंट स्कूल्स में और डिफरेंट एरियाज़ में। इवन डॉक्टर नीरज के स्टाफ हैं, लड़के कमल एंड मनदीप, उन लोगों ने बहुत ज़्यादा इसमें प्लांटेशन ड्राइव में हेल्प करी, स्कूल्स में लगाए। और आई थिंक लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आई कैन नॉट फॉरगेट कि अनीश तुमने मेरी बहुत हेल्प करी लगाने में। हमने या बट मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा पैशनेट टास्क है। इसको बंद नहीं करना, लेकिन हमने बंद नहीं ये चल रहा है जी। अब हमारे तकरीबन 12000 ट्रीज लग चुके हैं और ये अभी चल रहा है मिशन, क्योंकि आई एम ट्राइंग कि जितने भी हम और ट्रीज लगा सकें। हमने जैसे पीछे उस दिन वहाँ पे शहीद भगत सिंह नगर में लगाए विद सीनियर सिटीजन हेल्प, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट मिशन था। मिधांश जैन ने मेरे साथ जुड़ के वहाँ पे और ट्रीज लगवाए। तो एक ऐसा टास्क है जो मेरे दिल के बहुत करीब है और हम इस चीज़ को बहुत आगे लेके जाएंगे और एवरी डे हम ट्राइंग कि कहीं ना कहीं और ट्रीज लग सके। मैम वी ऑल प्रे टू द ऑलमाइटी कि आप ऐसे ही बस खुश रहें, सबका ध्यान रखें, अपने पेशेंट्स का। यू कीप ऑन डूइंग ऑल दिस नोबल कॉजेस and doing good for the society. Thank you so much, ma'am, being a part of this podcast Thank today you and so giving much. a very relevant message to the audience. सबको आप बस मैम का एक सिंपल मैम ने क्रक्स दिया है कि खुश रहें, हेल्दी रहें, स्ट्रेस फ्री रहें और अच्छा काम करते रहें। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच so being a much. part Thank of us.